नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे मायावती के फाइनल प्लान की, अयोध्या में पहुंचे कांग्रेस के डेलीगेशन की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लंबे समय से लगाए जा रहे कयासों के बीच मायावती ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर स्पष्ट कर दिया कि वो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी दल में शामिल नहीं होंगी, ना ही किसी गठबंधन का वो हिस्सा होंगी। यानी कि बसपा अब आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सभी 80 सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। इससे पहले लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि मायावती इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कई उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बसपा के संपर्क में हैं और बसपा को भी इस गठबंधन में शामिल कराया जाएगा। लेकिन आज मायावती ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आने वाले चुनाव में बीएसपी किसी के साथ भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन में पार्टी को नुकसान होता है और इसके अलावा जो दल है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो दलित विरोधी हैं, पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। चुनाव से पहले वो जरूर बातें करते हैं दलितों के हित की, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते हैं तो वो उन दलों की बातें जो हैं वो झूठी साबित होती हैं। उसके अलावा ईवीएम को लेकर भी मायावती ने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम को लेकर एक संशय बरकरार है, इस पर भी गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों पर साधा निशाना। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यानी बहन जी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी अहम बातें लोगों के बीच रखी। सबसे पहले आपको बताएं कि उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 बसपा अकेले लड़ेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2007 से बेहतर परिणाम भी देंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार और साथ ही अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने सबको आड़े हाथे लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह हैं। साथ ही केंद्र की सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धर्म और संस्कृति की आड़ में राजनीति कर रही है। तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि फ्री राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। तमाम लोगों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। और आपको बताएं कि आज मायावती का जन्मदिन है, बसपा सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी का जन्मदिन था। तो उस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके, तो वहीं राजनाथ सिंह ने फ़ोन करके उन्हें शुभकामनाएं भी दी। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी। तो क्या होता है आने वाले 2024 में, ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। अयोध्या पहुंचा यूपी कांग्रेस का डेलीगेशन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला था उसको बिल्कुल ठुकराया गया। उसके साथ ही आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यूपी कांग्रेस का जो डेलीगेशन था वो सरयू घाट पर पहुंचा, जहां पर वो स्नान ध्यान करके उनका जो डेलीगेशन है वो अब हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के लिए निकल गया है। आपको बता दें उसके बाद वो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही जो रामलला के मुख्य पुजारी होंगे सत्येंद्र दास, उनके यहाँ जो खिचड़ी भोज होगा उस कार्यक्रम में ये यूपी के तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, सभी अध्याय हैं और वो उनके भोज में सम्मिलित होंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब इंडिया वॉइस की टीम ने प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे से बिल्कुल बातचीत किया तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि राम आस्था के विषय है, ना कि राजनीति के। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक रहे जोत सिंह बिष्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है।
उनका कहना है कि जो रीति नीति इस समय चल रही है, जिस प्रकार से नेताओं की उपेक्षा आम आदमी पार्टी में हो रही है, तो उससे लगातार नाराज थे और यही वजह है कि अब उन्होंने दल बदलने का निर्णय लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्योंकि बीजेपी में विकास के प्रति जो सोच है, जो सरकार की नीतियां इस समय रही है, उससे खासे प्रभावित है। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो नेताओं ने दल बदलने का काम यहाँ पर शुरू किया, वो अभी आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे आने वाले नेताओं की सूची बहुत लंबी है और एक हिसाब से कहें तो 1200 नेताओं की छंटनी अब तक बीजेपी कर चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का परिवार, बीजेपी का कुनबा और बड़ा होगा। लोकसभा चुनाव में उसे और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देहरादून पहुंची। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी आज एक आगाज कर दिया है। उनकी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड के देहरादून के दौरे में थी। जब एयरपोर्ट वो पहुंची तो भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया गया। वहीं अगर एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक का पूरा रास्ता बताया जाए तो कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया और साथ साथ कार्यकर्ताओं में एक जोश नजर आया। वहीं अगर बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि आने वाली लोकसभा सीटों में वो प्रचंड जीत उत्तराखंड की 5 सीटों में दिला सके। वहीं अगर बात की जाए तो साथ साथ केंद्र और राज्य के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ उनकी अगर बड़ी चुनौती की बात की जाए तो उनको ये चुनौती यहाँ पर मिलेगी कि कार्यकर्ताओं और साथ साथ नेताओं को एकजुट कैसे रखा जाए। क्योंकि पिछली अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो उस वक्त ये दिक्कतें सामने आई थी कि जो देवेंद्र यादव है पूर्व प्रदेश प्रभारी, उनको ये दिक्कतें सामने आई थी कि वो एकजुट करके नहीं रख पाए थे, जिसके कारण विधानसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो अगर कांग्रेस को एक भी सीट इसमें अर्जित करनी है तो कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ और साथ साथ एक एजेंडे के साथ चलना होगा। अब देखना होगा कि प्रदेश प्रभारी के आने से कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा और साथ साथ कितने उत्साह के साथ अब लोग और कार्यकर्ता जितने भी हैं कांग्रेस के, वो जन जन तक पहुंचेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। मौसम विभाग की माने तो लगातार दिल्ली के जो ठंड लगातार बढ़ती है, कोहरे को भी चादर से ढका गया है। बता दें कि आज भी फ्लाइटें करीब 84 फ्लाइटें रद्द की गई। साथ साथ बात करें ट्रेनें भी काफ़ी रद्द की गई हैं और उनकी जो स्थिति है, जो लेवल है, वो लगातार गिरता नजर आ रहा है क्योंकि उनकी स्पीड डाउन कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगातार कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन दिल्ली का जो मौसम रहेगा वो इसी तरह से बना रहेगा। यानी कि अभी दिल्ली वासियों को और यात्रियों को जो कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। वही अब बात करें जो दिल्ली का एक्टिव लेवल है वो 460 पहुंचा, यानी कि स्थिति दोबारा से फिर वही पहुंच चुकी है जो पहले थी। यानी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अब जो सवारी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो अगर घर से निकलते हैं तो पहले जानकारी लेना। यानी ये इंडिया एयरलाइंस ने भी ये जानकारी दी है कि घर से टिकट करने से पहले, घर से निकलने से पहले सूचना लें ताकि जो फ्लाइट है रद्द की जा रही है उसकी सूचना मिल जाएगी। वही ट्रेनों की तरफ से भी यही सूचना मिली है रेल विभाग की तरफ से कि यात्री घर से निकलने से पहले जानकारी लें ताकि उनको आने और जाने की समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। यात्रा में देरी के दौरान यात्री ने मारा पायलट को मुक्का। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। एयरलाइंस की दिल्ली गोवा फ्लाइट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक गुस्साए पैसेंजर ने पायलट पर हमला कर दिया। और ये हमला क्यों किया, आपको बता दें कि फ्लाइट लेट होने की वजह से पैसेंजर गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने पायलट पर हमला करते हुए उसे अपशब्द भी बोले। आपको बता दें इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली गोवा फ्लाइट में सवार एक यात्री ने पायलट पर उस वक्त हमला कर दिया जब वे उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें पीले रंग की हुड्डी में एक गुस्साए यात्री ने पायलट की ओर दौड़ा और जोरदार थप्पड़ मारा। वीडियो में एयर होस्टेस ने यात्री को पायलट से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यात्री को पायलट से कहते हुए सुना जा सकता है कि नहीं चलाना तो मत चलाओ, बोल दो हम उतर जाते हैं। इस पर दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट यात्री से कहता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट में देरी हुई है वो कोहरे के चलते, मौसम की खराबी के चलते हुई है और उन्होंने लोगों से सहयोग बनाने की अपील भी की है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। कानपुर में इंडिगो एयरलाइंस को मिली धमकी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम।
छात्र के कस्टमर केयर को किए गए कॉल के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के सेन पश्चिमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक हाई स्कूल के छात्र ने अपने पिता के मोबाइल से इंडिगो एयरलाइंस की कस्टमर केयर पे फ़ोन करके एक सूचना दे दी। सूचना ऐसी थी कि सूचना देने के बाद ही प्रदेश भर की जो एजेंसियां थी, तमाम जांच एजेंसियां, वो एक्टिव हो गई। आपको बता दें कि जो छात्र था उसने सूचना दी थी कि एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, 40 फ़्लाइटें हैं, वो रिहायशी इलाकों में गिरा दी जाएंगी, ऐसा उसको इनपुट मिला है। जिसके बाद कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई। हालांकि जब उस मोबाइल के जो नंबर है उसको सर्विलांस पे लगाया गया, जब उसके लोकेशन को ट्रेस किया गया तो वो लोकेशन कानपुर के सेन पश्चिमपुर थाना इलाके का निकला। जिसके बाद उस जो नाबालिग है, छात्र है, वो 15 वर्षीय है, उसको जो है पुलिस ने हिरासत में लेके उससे पूछताछ में जुट गई है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो छात्र है उसका साफ तौर पर अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। चूँकि ये मामला काफ़ी हाईलाइट भी हो गया था और चूँकि 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम भी होना है, तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं, जांच के लिहाज से किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल अभी छात्र से पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद ही चीज़ें सामने आ पाएंगी। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वाइज। रामपुर में बीजेपी शहर विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। रामपुर भाजपा शहर विधायक आकाश सक्सेना को ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने के कई मैसेज मिले हैं। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइंस में जिस मेल के माध्यम से आकाश सक्सेना को जान से मारने और देख लेने की धमकी मिली है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। आपको बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना को इस महीने में 4 बार जान से मारने की धमकी भरे मैसेज मेल के माध्यम से मिले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अरान अली और अल अंसारी नाम की ईमेल आईडी से आकाश सक्सेना को कई जान से मारने की धमकी भरे मैसेज प्राप्त हुए हैं। जिसके बाद आकाश सक्सेना ने रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दोनों मेल के माध्यम से जो मैसेज मिले थे उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। बहरहाल देखना यही दिलचस्प होगा कि आकाश सक्सेना को ये जो मैसेज मेल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तो वो कौन लोग हैं जो आकाश सक्सेना को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थाना सिविल लाइंस पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद कितने समय में इस मेल के माध्यम का जो मैसेज प्राप्त हुए हैं इसका कब खुलासा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं की। क्या है वो घोषणा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। देश के तमाम लोग राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ी घोषणा की है। जी हां, दरअसल आज दिल्ली सरकार ने एक घोषणा करते हुए अब हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के तमाम मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की है। बताना चाहूँगा कि जहां एक और राम मंदिर को लेकर के देश भर में एक अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम लोग इसे पर्व के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से एक बड़ी अपील की है और दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब से हर विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को तमाम मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। और इन पाठ के दौरान दिल्ली के तमाम जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। फिलहाल जो टारगेट दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ऐसा करके हर विधानसभा में वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। सहारनपुर में डीएम के आवास में सजाया गया राम दरबार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार।
अयोध्या में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन अभी पूरे देश में शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने भी अपने आवास पर राम दरबार लगाया है और श्री राम के गुणगान करते हुए भजन भी गाया है। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र का यह राम भक्तिमय का अवतार अब एक वीडियो के वायरल होने पर सामने आया है। महोबा में अपनी अनोखी प्रतिज्ञा को पूरा करने निकला साधु। क्या है वो प्रतिज्ञा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सारिक नवाज। उत्तर प्रदेश के महोबा में दमोह जिले से चलकर यहाँ पर एक अनोखा राम भक्त आया है, जिसके द्वारा 1992 में यह प्रण लिया गया था कि अगर राम मंदिर का निर्माण होता है तो वह अपने बालों से राम रथ को खींचकर अयोध्या ले जाएगा। वहीं 170 किलोमीटर चलकर वह महोबा पहुंच चुका है और महोबा के बजरंग चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में राम भक्त के द्वारा माथा टेका गया, साथ ही तमाम लोगों के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। ग्रेटर नोएडा में किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हल्ला बोल रहे हैं, लगातार इसको अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार किसानों की मांगों को जो है पूरा नहीं कर पा रही है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि आज भी किसानों ने अलग अलग पॉइंटों पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन किया। किसानों को कहना है कि आबादी बचाओ और जिस तरीके से 10% प्लॉटों की मांग भी कर रहे हैं। लगातार उनको जो है ज़मीन के बदले मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा पे किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें लगातार इसमें जो है काफ़ी महिलाएं भी भारी मात्रा में पहुंची हैं और लगातार उसके बाद भी किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसानों का एक ही बात कहने की, जिस तरीके से लगातार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आखिरकार उनकी बातों को सुनने को नाकाम कर रही है। लगातार किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान जो है 10 से 15 दिन से लगातार नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार हमारी ज़मीन गई है, उन ज़मीनों को उनके बदले मुआवजा दिया जाए और मुआवजे के देने के बाद उन्हें प्लॉट भी दिया जाए। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से आज किसानों ने अपना हल्ला बोल किया है और दोबारा से वहाँ पर इकट्ठे किसान हुए हैं, किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर जो है बातचीत का समझौता करें, लेकिन उसके बाद भी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात कर दी गई है, जप्पे जप्पे पर नज़र बनाई हुई है किसानों को लेकर और किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी निस्तारण करने की मांग किसान कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की लगने वाले सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज बाकायदा मकर संक्रांति के मौके पर प्रथम स्नान के साथ इसकी शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर आए। अलग अलग घाट बनाए गए हैं। करीब 55 दिनों तक ये आस्था का मेला चलेगा। अलग अलग स्नान पर्व है जिसकी आज से शुरुआत हुई है। इसके लिए बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस की जगह जगह पर निगहबानी है। CCTV कैमरे से, ड्रोन कैमरे से निगहबानी की जा रही है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, अलग घाट बनाए गए हैं जहाँ पे सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। मौजूद हूँ सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां गोमती नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हैं। आज मकर संक्रांति के दिन ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पितरों को देवताओं के साथ साथ प्रसन्न किया जाता है और परिवार की मंगल कामना के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। बिजनौर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पाठक की संपत्ति कुर्क की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज प्रशासन की टीम ने उनके पैतृक निवास स्थान चांदपुर में पहुंचकर लगभग 5 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। पांचों संपत्तियों की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग आगे जा रही है। तहसीलदार
पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने उनके भट्टे, प्लॉट और भट्टे की ज़मीन को कुर्क कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2022 में गैंगस्टर एक्ट का एक केस उनके ऊपर दर्ज किया गया था। गाजियाबाद में लेंटर गिरने से 16 लोग घायल हो गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के भोपुरा के पास एक निर्माणाधीन एरो सिटी मॉल का लेंटर पड़ रहा था। अचानक देर रात निर्माणाधीन लेंटर गिर गया, जिसके नीचे दबकर 18 मजदूरों की लगभग वहां घायल हो गए। वहां हाहाकार मचने के बाद स्थानीय लोग पहुंचे और उस बिल्डिंग पे काम करने वाले लोगों ने उन मजदूरों को निकाला और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मलबे में दबे लगभग 16 मजदूर हैं, जिनको अस्पताल ले जाएगा। कुछ उनमें से मजदूर जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ मजदूर के परिजन जो उस दुर्घटना में घायल हो गए, उनके परिजन उन्हें अपने निजी अस्पताल में ले गए हैं और उनके उपचार के लिए। इस दौरान पूरी घटनाक्रम में एक मजदूर है जिसकी मौत हो गई, जिसका नाम अमित बता रहा। दरअसल आपको बता दें, एयर सिटी मॉल का कल वहां लेंटर पड़ रहा था। इसी दौरान देर रात लेंटर के दौरान उनका लेंटर गिर गया, जिसके बाद एक हादसा हो गया। इस हादसे में बताया जा रहा है कि जो मजदूर घायल हुए, जिसकी मौत हुई है एक मजदूर की, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर काम कर रहे थे और देर रात उस एयर सिटी मॉल जो बन रहा था उसका लेंटर पड़ रहा था। वहां बल्ली खिसकने से या कोई और हादसा जो कारण बना है, इसकी जांच चल रही है। किस हादसे के कारण वो लेंटर गिरा है, जिसमें 16 मजदूरों में से 8 मजदूर जो बुरी तरीके से घायल है। बाकी मजदूरों का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई अभी जवाब नहीं आया। प्रशासन इस पूरे मामले पे नजर बनाए रखे हुए है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। सोमवार को सुबह तड़के 3 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के राया कट पर 2 बसें आपस में भिड़ गईं। एक बस आगरा की ओर से आ रही थी, दूसरी बस नोएडा की ओर से आ रही थी। दोनों बसों में इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि टक्कर होते ही वहां यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसमें 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को बस में से निकाला और बस की टक्कर से जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे लंबा जाम लग गया। दोनों ओर जो है लंबा जाम लग गया था, लेकिन पुलिस ने जो है जाम को खुलवाया किसी तरीके से। जो है लंबा जाम होने की वजह से लोगों को कई घंटे परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हापुड़ में 2 पक्षों में हुआ पथराव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवत्यान में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें, पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। साथ ही हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के साथ गाली गलौच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी पथराव के बीच में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी की है। वहीं ये पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।